आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्टली फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये जानना बड़ी बात है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे किसको, है ना, विच फंक्शन इज एक्सपो फंक्शन। तो उसके लिए यहाँ पे एक टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। फंक्शन हैविंग फॉर्म constant to the power variable is called exponential function। बेस कांस्टेंट होना चाहिए और पावर वेरिएबल होना चाहिए। यदि फंक्शन इस फॉर्म को अचीव करता है तो उस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 4 टू द पावर x, यहाँ पे बेस 4 है और पावर में x, तो बेस यहाँ कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है और x को हम लोग वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो x वेरिएबल मतलब पावर वेरिएबल और बेस कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पे बेस 1 से ग्रेटर है ना। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू 2/3 टू द पावर x, इसमें भी बेस कांस्टेंट है। y इक्वल्स टू e टू द पावर x, बेसिकली e का वैल्यू 2.71 होता है, तो e का वैल्यू 2.71 होता है। तो 2.71 मीन्स ई कांस्टेंट है, तो बेस कांस्टेंट हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपो फंक्शन, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज y इक्वल टू a टू द पावर x एंड y इक्वल टू e टू द पावर x। दो चीजें हैं, y इक्वल टू ए टू द पावर x एंड y इक्वल टू e टू द पावर x। इसमें बेस e है जो कि फिक्स है, e का वैल्यू 2.71 होगा, इसको रिमेंबर करना है। तो e से डिफरेंट दूसरा बेस भी हो सकता है ना। बेस में 2.7 गुण के अलावा 2, 3, 4, 5, -7, -8 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो जब बेस e रहेगा तो भी एक्सपो होगा। e से डिफरेंट दूसरा बेस a कांस्टेंट, a क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट, एंड a इज कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट। तो क्लियर ना, y इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड y इक्वल्स टू e टू द पावर x, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर e इक्वल्स टू 2.71 होता है, ये फिक्स है ना। तो e होता क्या है, अगर e के बारे में बोलें तो e इज ए कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 2.71। डिटेल्स में जानने के लिए लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे e क्या होता है, व्हाट इज e, है ना। लिमिट में हम लोग इसको समझेंगे। तो इसको रिमेंबर करना है आपको, और ये टेक्निक है पहचानने का एक्सपो फंक्शन को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। जिस तरीके से मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़े थे कि मॉडुलस फंक्शन जीरो और पॉजिटिव वैल्यू को देता है ना। मॉडुलस फंक्शन नॉन निगेटिव वैल्यू को देता है, जीरो और पॉजिटिव। वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन केवल पॉजिटिव को देगा, जीरो भी नहीं दे सकता है, निगेटिव भी नहीं देगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, केवल पॉजिटिव होगा, राइट। तो इस स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, एक्सपो फंक्शन गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज y इक्वल्स टू a टू द पावर x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऑल रियल वैल्यूज के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होगा। सोल्व एन इक्वेशन 4 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देख रहे हैं 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मीन्स 2 टू द पावर 2x, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, या फिर इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं,
x को यहाँ कर लीजिए, 2 को यहाँ पे कर दीजिए, एक ही बात है ना, ये भी तो 2x ही है। तो ऐसा करने से 2x रिपीट कर रहा है। तो यदि किसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कोई टर्म रिपीट करे तो उस रिपीटेड टर्म्स को कुछ सपोज कर लीजिए। तो 2x रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेड टर्म दैट इज 2x इक्वल टू y सपोज कर लिया मैंने। तो y सपोज किए तो ये y² प्लस y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं आप। तो फर्स्टली मैंने फैक्टर बना लिया। ओके, तो फैक्टर बना लिए तो यहाँ से y इक्वल टू -5 एंड 4 आ गया, और y 2x के बराबर है, तो 2x इक्वल टू -5 आ गया एंड 4 आ गया। 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, क्योंकि इसका बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकता है, मीन्स दिस इक्वल टू -5 पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है बट 2x नॉट इक्वल टू -5, सिंस 2x इज पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है, आंसर में निगेटिव आ रहा है, इसीलिए पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल जब ये नहीं होगा तो केवल ये होगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव है। देयरफॉर 2x इक्वल टू 4। 4 को आप लिख सकते हैं 2², पावर को इक्वेट करेंगे, बेस तो सेम आ गया दोनों का, पावर को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन क्या आ गया? 2। यदि क्वेश्चन में पूछता फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1। सॉल्यूशन 2 है लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है। तो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आईआईटी वाले क्वेश्चंस में सॉल्यूशन नहीं पूछ करके नंबर ऑफ सॉल्यूशन से ही पूछता है ना। तो इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है जनरली, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड दे सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसमें ग्राफ ऑफ एक्सपो फंक्शन देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ दो नेचर का होता है, दिस एंड दिस वन, है ना। तो ग्राफ में केवल दो चीज देखेंगे, बेस 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है, ये देखना है। तो जब बेस 1 से ग्रेटर होगा तो ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का होगा। इंक्रीजिंग नेचर मीन्स तो इंक्रीजिंग नेचर का मतलब जब ग्राफ लेफ्ट टू राइट एक्स के इंक्रीज करने से वाई वैल्यू यदि इंक्रीज करे तो इंक्रीजिंग होता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा, क्लियर ना। दिस यहाँ पे 0 1 2 3 4 इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव के अलोंग जा रहे हैं, तो एक्स इंक्रीज कर रहा है। वाई देखिए दिस, तो इस वे में जब जा रहे हैं तो वाई भी इंक्रीज कर रहा है, एक्स तो इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपली ये समझिए कि एक्स इंक्रीज करने से वाई इंक्रीज करे या एक्स डिक्रीज करने से वाई डिक्रीज करे, दोनों सेम नेचर, एक्स प्लस तो वाई प्लस, एक्स माइनस वाई माइनस, तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अगर इधर से इधर आएंगे राइट टू लेफ्ट तो एक्स डिक्रीज करेगा, देखिए वाई भी डिक्रीज कर रहा है ना। यदि दोनों सेम नेचर का हो, एक्स प्लस तो वाई प्लस, एक्स माइनस तो वाई माइनस, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। शॉर्ट में आप समझिए, लेफ्ट साइड में ग्राफ नीचे हो और राइट साइड में ग्राफ ऊपर रहेगा, लेफ्ट साइड में ग्राफ नीचे और राइट साइड में ग्राफ ऊपर, तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। डिक्रीजिंग नेचर की बात करें हम लोग, जब बेस ए लेस देन 1 होगा, जब बेस 1 से छोटा होगा तो ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का होगा, ये है ना। इसमें x के इंक्रीज करने से y देखिए
लेफ्ट साइड में ग्राफ ऐसे ऐसे, y का वैल्यू छोटा, ये y कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट के लिए, ये y होगा। फिर देखिए y y y y y क्या हो रहा है, y वैल्यू डिक्रीज कर रहा है नहीं, तो x के इंक्रीज करने से y डिक्रीज करे या x के डिक्रीज करने से y इंक्रीज करेगा, अपोजिट नेचर। x प्लस तो y माइनस, x प्लस मीन्स x का बढ़ना, y माइनस मीन्स y का घटना। तो x प्लस वाई माइनस, एक्स माइनस वाई प्लस, दोनों अपोजिट नेचर का हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो अब यूं समझ लीजिए आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद, देखिए ये इसको मैं हटा देता हूँ सीधा सी बात। देखिए लेफ्ट साइड में ग्राफ नीचे हो और राइट साइड में, इस ग्राफ की बात करें हम लोग, इस ग्राफ का लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड वो, तो लेफ्ट साइड में यदि नीचे हो और राइट साइड में ऊपर हो तो इंक्रीजिंग, लेकिन लेफ्ट साइड में ऊपर इसकी बात करें तो इसका लेफ्ट में ऊपर है और राइट में नीचे, लेफ्ट में ऊपर हो और राइट में नीचे हो तो डिक्रीजिंग नेचर। तो ग्राफ देख करके आप इंस्टेंटेनियसली बता सकते हैं, लेफ्ट साइड में नीचे, राइट साइड में ऊपर होगा तो इंक्रीजिंग, ओके, और लेफ्ट साइड में अप एंड राइट साइड में डाउन, लेफ्ट साइड में अप राइट साइड में डाउन रहेगा तो डिक्रीजिंग नेचर। ये इंस्टेंटेनियस वे हो गया ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का। इसके लिए है क्या ना, 12th में ये एक चैप्टर ही दिया हुआ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसका यूज हम लोग 11th में भी करते हैं, है ना। ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का। तो शॉर्ट में ये सब चीज़ें आपको समझ में आया, ठीक है। तो जब बेस 1 से ग्रेटर होगा तो इंक्रीजिंग नेचर बनाएंगे और जब 1 से लेस होगा तो डिक्रीजिंग नेचर। एक और वर्ड मैंने यूज किया एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट, ए लाइन विच सीम्स टू टच द कर्व एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। वैसा लाइन जो कि किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है उसे एसिम्प्टोट बोलते हैं। इस कर्व यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस की बात करें, ये दोनों पैरेलल है ना, तो यदि दो पैरेलल ट्रैक को आप इन्फिनिटी पे देखो, बहुत दूर अगर देखेंगे तो लगेगा कि दोनों टच कर रहा है ना। ये वैसा ही है जैसे कि आप स्काई को देखते हैं, बहुत दूर लगेगा कि स्काई जमीन को टच कर रहा है ना। तो जब दो पैरेलल ट्रैक को इन्फिनिटी पे आप देखेंगे तो लगेगा कि दोनों सेम्स टू टच, तो वैसे लाइन को एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये कर्व दोनों क्या हो रहा है, पैरेलल। इन्फिनिटी पे जाकर के ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, y वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस इस कर्व में क्या है, एसिम्प्टोट। इन एबव कर्व एक्स एक्सिस इज एसिम्प्टोट। ठीक है, चीजें क्लियर हुआ। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन पे। देखिए यहाँ पे, ड्रो द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू e टू द पावर x, y इक्वल्स टू 4/5 टू द पावर x एंड y इक्वल्स टू 7 टू द पावर x। मैंने ये बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप ग्राफ को पहचानिए, बेस को देखिए, बेस 1 से ग्रेटर है या लेस। जब 1 से ग्रेटर होगा तो इंक्रीजिंग नेचर और 1 से लेस होगा तो डिक्रीजिंग। e टू द पावर x, e का वैल्यू 2.71 मीन्स 1 से ग्रेटर है, तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का, देखिए ये इंक्रीजिंग नेचर बन रहा है ना आपको। अच्छा ये बताइए, यदि इस पॉइंट का y एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, ओके। अब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1 होता है ना, जब पावर 0 हो तो वैल्यू 1 मिलता है हम लोग को। यहाँ पे बेस 4/5 0 पॉइंट समथिंग मीन्स ये 1 से लेस है, 1 से लेस है तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1, एक्स कोऑर्डिनेट 0, सिमिलरली इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएगा। बेस 1 से ग्रेटर, इंक्रीजिंग नेचर, एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट। ग्राफ ऐसे बनाओ ताकि ये दोनों कुछ पैरेलल जाए, नहीं ये इसके पैरेलल मूव कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे करते आगे चला गया।
ठीक है। एक्सपोनेंशियल वर्ड हम लोग लिटरेचर में भी यूज करते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, है ना, ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट हम लोग का है। इफ a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x2 देन, ये जो सिंबल है इफ देन स्टेटमेंट है, इफ देन स्टेटमेंट, है ना। तो इफ देन स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट को लेकर एक चैप्टर दिया हुआ है आपको, मैथमेटिकल रीजनिंग 11th में, तो वहाँ पे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे स्टेटमेंट के बारे में। सो इफ देन स्टेटमेंट, a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x2 देन x1 इज ग्रेटर देन x2। इसमें इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें साइन चेंज हो गया है। तो साइन चेंज तभी होगा जब बेस 1 से लेस होगा, जब बेस 1 से ग्रेटर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना। ये एक और ख़ास बात कि फर्दर सोल्व करने के लिए बेस हम लोग का सेम रहना चाहिए। यदि बेस डिफरेंट है तो फर्स्टली बेस को सेम लाने की कोशिश करेंगे, ओके ना। आगे देखिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस। सोल्व दिस। अब यहाँ पे बेस 4 दिया हुआ है और बेस 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले बेस को सेम करना है। तो यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टू द पावर 6 माइनस 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ, और ये तो सेम ही है। अब बेस यहाँ 2 1 से ग्रेटर है, तो जब 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो 6 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 5 प्लस 7x, ओके। अब इसको आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बेस 8/27, इसको आप लिख सकते हैं 2/3 का होल क्यूब। तो 2/3 का होल क्यूब मतलब पावर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 माइनस 3x, लेकिन बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो 3 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 6 माइनस 3x, राइट ना। इसको सोल्व करना सिंपल है, तो इसका ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ एक्सपोनेंशियल का भी कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉग फंक्शन, तो पहले ये देखिए कि इसका सिंबल क्या होता है। यहाँ पे LOG लिखा हुआ है, लॉग, ऊपर में x लिखा हुआ, सर्कल यहाँ पे किए हैं। मतलब सर्कल इसीलिए क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो नीचे यहाँ पे a लिखा हुआ है इसको बेस बोलते हैं, है ना। तो जिस नंबर का लॉग निकालना होता है उसको आप यहाँ रखेंगे, और जो बेस होगा वो नीचे यहाँ रहेगा, ठीक है। तो जिस नंबर का लॉग लेते हैं उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो नीचे यहाँ रहेगा उसको बेस बोलेंगे। इस होल को हम लोग पढ़ते हैं लॉग ऑफ एक्स विथ बेस a। क्या पढ़ेंगे? लॉग ऑफ एक्स विथ बेस a, और सिंपली लॉग एक्स बेस a। इसको शॉर्ट में आप पढ़ेंगे लॉग एक्स बेस a। क्लियर ना? बेस को यहाँ नीचे रहेगा, आर्गुमेंट यहाँ पे रहेगा, ऐसे कुछ। क्लियर है? ये पढ़ने का टेक्निक हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फॉर लॉग फंक्शन टू बी डिफाइंड, दैट इज फॉर फंक्शन y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस a टू बी डिफाइंड। लॉग फंक्शन को डिफाइन होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन ये सब है, x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो एंड a नॉट इक्वल टू 1 हो। इट मीन्स जिस नंबर का लॉग निकालना है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। केवल पॉजिटिव नंबर का ही लॉग ले सकते हैं, निगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी बात, बेस हमेशा पॉजिटिव हो। यदि बेस में निगेटिव है उस केस में भी लॉग डिफाइन नहीं होगा। साथ ही साथ बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, है ना। ये 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए।
तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल की बात करें, log -4 बेस 3 का वैल्यू क्या होगा। यदि कोई पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे जिस नंबर का log ले रहे हैं वो निगेटिव है, इट मीन्स इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा, इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, दैट इज दिस इज नॉट डिफाइंड। वैसे log 4 बेस 1, बेस यहाँ 1 आ गया ना, इसीलिए इसका भी वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। log 3 बेस -5, यहाँ पे बेस निगेटिव है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन देखना है, तो इसमें भी दो नेचर का है। जब बेस 1 से ग्रेटर होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बेस 1 से लेस दैट इज बिटवीन 0 to 1 होगा तो डिक्रीजिंग नेचर होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही जैसा यहाँ भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग लेफ्ट साइड में, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में नीचे है और राइट साइड में ग्राफ ऊपर है, तो इंक्रीजिंग यहाँ पे ये लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन में ग्राफ ऊपर और राइट पोर्शन में ग्राफ नीचे है, तो ये डिक्रीजिंग नेचर है। तो सिंपली याद कीजिए, जब बेस 1 से ग्रेटर होगा तो लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों में ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, बेस 1 से लेस होगा तो दोनों में ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। लेकिन इसमें चेंज क्या हो रहा है कि वाई एक्सिस इस कर्व को -इन्फिनिटी के लॉन्ग टच कर रहा है ना, सिम्स टू टच, तो वाई एक्सिस को एसिम्प्टोट बोलेंगे, राइट। सो वाई एक्सिस इज एन एसिम्प्टोट इन एबव कर्व्स। क्लियर है। यदि हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y 0 होगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होगा। सेम चीज यहाँ पे 1,0 log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये फिक्स है, इसको भी फर्दर लिखाएंगे log 1 = 0, बेस कुछ भी हो। क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y log x बेस e एंड y log x बेस 2/3। फर्स्ट क्वेश्चन में बेस e दिया हुआ है, e 2.71 1 से ग्रेटर है, तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का ऐसा, और सेकेंड में बेस 2/3 है 1 से लेस, तो ये डिक्रीजिंग नेचर का हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ स्टैंडर्ड फंक्शन का बना सकते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अनदर क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लॉग फार्मूला के बारे में सीखेंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ ऑल पोर्शन में ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। फर्स्ट फार्मूला है log mn, आर्गुमेंट मल्टीपल में दिया हुआ है, बेस यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन बेस जो भी हो वो डिफाइंड बेस कंसीडर करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। log mn = log m + log n। जब आर्गुमेंट मल्टीपल में होगा तो यहाँ पे प्लस साइन अलग अलग यहाँ पे हो जाएगा, है ना, 2 फैक्टर, इसलिए 2 log डिस्ट्रीब्यूट हो गया। log mn = log m + log n। यदि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ n फंक्शन हो x1 × x2 × x3 × xn, तो यहाँ पे n पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, log x1 + log x2 + log x3 एंड सो ऑन + log xn। क्लियर है। सेकेंड में क्या है, यदि आर्गुमेंट डिवीजन में हो m/n हो तो यहाँ पे माइनस जाएगा, log m/n = log m - log n होता है ना। सिंपल फार्मूला, सिंपल 2 फार्मूला यहाँ पे सीख रहे हैं। इस पे क्वेश्चन देखिए, log 16 - log 2 का वैल्यू क्या होगा। log 16 - log 2, तो log m - log n, यहाँ पे माइनस है तो इधर डिवीजन जाएगा, log 16/2 दैट इज log 8। यहाँ देखिए log 16 + log 2 + log 3, ये तीनों प्लस में दिया हुआ है, तो जब प्लस में होगा तो आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 2 लोग माइनस में हो तो आर्गुमेंट को डिवाइड कर देंगे, जब 2 और मोर लोग्स प्लस में दिया हुआ हो तो ऑल आर्गुमेंट्स को मल्टीप्लाई, तो log 16 × 2 × 3 मीन्स ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड फार्मूला देखिए, log x बेस a = log x / log a लिखे हैं, तो इन दोनों में बेस
मेंशन नहीं है, बेस मेंशन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि दोनों लॉग का बेस सेम ही हमें रखना है। ओके, दैट इज log x बेस a इक्वल टू log x बेस b अपॉन log a बेस b। दोनों लॉग का बेस सेम रखे हैं, ऊपर में x का लॉग और नीचे में a का लॉग। यहाँ बेस a जरूर है, लेकिन पिक्चर क्लियर हो रहा है ना। log x अपॉन log a, दोनों लॉग का बेस कुछ भी रखो बट सेम रखेंगे। जैसे log x बेस p, log a बेस p एंड सो ऑन। ठीक है, सो log x बेस a इक्वल टू log x अपॉन log a यूज करेंगे। ये ऑल फॉर्मूला को एकदम रिमेम्बर करना है, ध्यान रखेंगे आप। log a बेस a, आर्गुमेंट और बेस जब दोनों सेम हो तो आंसर 1 हो जाता है, क्योंकि log a बेस a को log a बटा log a लिखेंगे, दिस इज 1। फॉर एग्जाम्पल log 5 बेस 5 1, log 0.2 बेस 0.2 1, दोनों सेम है तो 1 आ गया। ठीक है, यदि log 1 बेस 1 पूछे तो आप क्या करेंगे? log 1 बेस 1, ये दोनों सेम है तो यहाँ भी 1 कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि बेस यहाँ 1 आ गया है। बेस 1 नहीं होना चाहिए log को डिफाइन होने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे nd। nd मीन्स नॉट डिफाइंड, इट्स ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, है ना, log x टू द पावर m बेस a। जब आर्गुमेंट एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ हो तो इस पावर से एक्सटर्नली मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, log 8 बेस 2, इस 8 को लिखेंगे 2 क्यूब और इस पावर से मल्टीप्लाई कर दिए 3 log 2 बेस 2। अभी दोनों सेम है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा ना, इस log का वैल्यू 1 तो 3 बन गया। सिक्स फॉर्मूला log x बेस a टू द पावर n, मीन्स जब बेस एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो तो इस पावर से एक्सटर्नली डिवाइड करना होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, log 10 बेस 100 का वैल्यू, इस 100 को 10 का स्क्वायर लिखें। अब बेस यहाँ एक्सपोनेंट में दिया हुआ है तो इस पावर से हमें डिवाइड करना होगा, तो पावर से डिवाइड करेंगे तो 1/2 लिख दिए, 1/2 log 10 बेस 10, राइट। अब ये फिर दोनों सेम है तो अगेन इसका 1, तो हाफ इंटू 1, दिस इज हाफ, फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला 7। फॉर्मूला 7 देखिए, बेस चेंज फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू से। कई चैप्टर में बेस चेंज का हमें ज़रूरत होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, log x बेस a, है ना, log x बेस a दिया हुआ है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंज करना है। किसी को 3 करने का मन है तो 3 यहाँ पे कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा बेस करेंगे उसका log यहाँ ले लेंगे, है ना। log 3 बेस 4, एक्स्ट्रा बेस 4 किए हैं तो कैंसिल करने के लिए 4, फिर यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, तो ये 3 3 4 4 ऐसे आपको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से log x अपॉन log 3, log 3 अपॉन log 4, तो log 3 कैंसिल, तो शॉर्ट में ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर में x नीचे में a बच गया। समझ में आया ना। तो ज़्यादा यूज इसी का पड़ता है हम लोगों को। log x बेस a है, हमें बेस e में कन्वर्ट करना है, तो बेस e लिख दिए, ये एक्स्ट्रा किए हैं तो कैंसिल करने के लिए log e बेस a लिख दिए। ठीक है, बेस a था, चेंज करके यहाँ पे बेस e हो गया, ये कांस्टेंट बन गया। इस तरीके से log फंक्शन का बेस हम लोग चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, इस कंसेप्ट से। 8 नंबर, a टू द पावर log x बेस a, ध्यान दीजिएगा ये होल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि बेस कांस्टेंट है और ये log फंक्शन है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल भी है और log भी है। तो जब दोनों का बेस सेम रहेगा और कोफिशिएंट यहाँ पे log का 1 हो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 रहेगा, जो भी आर्गुमेंट रहेगा वो आंसर, राइट ना। दोनों का बेस सेम हो और log का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो जो आर्गुमेंट यहाँ पे x है वही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को समझिए,
5 to the power 2 log 3 बेस 5, log का बेस 5 है, होल एक्सपो का बेस 5 है, दोनों का बेस 5 है, लेकिन कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले यहाँ 1 लाएंगे। तो इस 2 को आप पावर में भेज सकते हैं, ऐसा कुछ प्रीवियस फार्मूला में देखे थे ना। पावर को इधर मल्टीपल में, यदि आर्गुमेंट पावर में है तो पावर से मल्टीप्लाई, या फिर मल्टीपल को पावर में भेज सकते हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 1, दोनों का बेस सेम, तो ये जो आर्गुमेंट है वो आंसर 3² दैट इज 9। वैसे यहाँ पे देखिए 3 to the power log x बेस 9, यहाँ पे बेस सेम करने की कोशिश करते हैं, तो 9 को 3², अब इस पावर से बाहर में डिवाइड 1/2, अब इस 1/2 को यहाँ पे अगेन पावर में यहाँ भेजेंगे हम लोग, तो अब दोनों का सेम आ गया, और यहाँ 1 भी है, तो आंसर x to the power हाफ, इसको आप √x लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब फार्मूला का हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे क्या है, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटरचेंज, लॉग टू एक्सपो और एक्सपो टू लॉग एज पर रिक्वायरमेंट। तो y इक्वल्स टू a to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो है क्या कि दोनों में बेस सेम ही रहना है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो लॉग में चल जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू लॉग वाई बेस ए, x इक्वल टू लॉग वाई बेस ए, लॉग का ही बेस ए ही है, एक्सपो का ही बेस ए है, दोनों का बेस सेम ही रखना है, तो इन दोनों को केवल इंटरचेंज कर देना, वैल्यू को और यहाँ पावर को, तो लॉग में चल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आर्गुमेंट और ये वैल्यू को इंटरचेंज करना है, इसमें पावर और वैल्यू इंटरचेंज होगा, इसमें आर्गुमेंट और ये चेंज होगा। तो y इक्वल्स टू a to the power x, बेस सेम रखेंगे। क्वेश्चन, इफ 3 to the power x इक्वल्स टू 4 देन फाइंड x। 3 to the power x इक्वल टू 4, 3 to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि बेस 3 है, बेस कांस्टेंट है, जब बेस कांस्टेंट होता है तो फंक्शन को एक्सपो बोलते हैं। तो यहाँ से x इक्वल्स टू log 4 बेस 3, बेस हमें सेम ही रखना है, x इक्वल्स टू log 4 बेस 3, ये आंसर आ गया। इफ log x बेस 5 इक्वल्स टू 2 देन फाइंड x। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 5 to the power 2, बेस सेम यहाँ पर रखें, x इक्वल्स टू 5 to the power 2, आर्गुमेंट और इसको इंटरचेंज करेंगे, x इक्वल्स टू 5 to the power 2। तो इसको ध्यान रखिएगा, भविष्य में काफ़ी काम आएगा इस कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम लोग का लास्ट फॉर्मूला है, log 1 बेस ए, बेस ऑब्वियस से पॉजिटिव हो, नॉट इक्वल टू 1 हो, तभी तो log डिफाइंड होगा। लेकिन 1 का log ऑलवेज 0 होता है, ये फिक्स है। क्वेश्चन, log 1 बेस 5 0 हो जाएगा, log 1 बेस 2/3 0 हो जाएगा, log 1 बेस 1 ये 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस में 1 आ गया है, जबकि बेस 1 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये जो वैल्यू है डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई ND नॉट डिफाइंड, राइट ना। इस तरीके से लॉग का टोटल फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अब लॉग इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। देखिए log x1 बेस a इज ग्रेटर देन log x2 बेस a। एक्सपो इनइक्वलिटी के जैसा ही यहाँ कुछ कुछ है, लेकिन एक्स्ट्रा कंसेप्ट अपने के साथ लेके आएगा, एक्स्ट्रा कंडीशन लेके आ रहा है ये। तो इसमें भी सेम चीज़, जब बेस 1 से ग्रेटर होगा सेम इनइक्वलिटी, बेस 1 से लेस होगा अपोजिट इनइक्वलिटी। तो फर्स्ट केस में बेस 1 से ग्रेटर है और सेकेंड केस में 1 से लेस एंड 0 से बड़ा। तो जब 1 से ग्रेटर है तो x1 इज ग्रेटर देन x2, सेम इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ है। जब बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन में अपोजिट इनइक्वलिटी साइन चेंज करेगा, तो x1 इज लेस देन x2। क्लियर हुआ। जब बेस 1 से लेस है तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ है, राइट ना। और साथ ही साथ आर्गुमेंट कंडीशन तो डिफाइंड होना ही चाहिए,
x1 और x2 को पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए ये कंडीशन इम्पोज करना जरूरी है। तो जब लॉग इनइक्वलिटी देखेंगे तो पहले आर्गुमेंट पे कंडीशन, बेस पे कंडीशन, फिर अगेन आर्गुमेंट पे कंडीशन, ये इनइक्वलिटी कंडीशन हुआ। इनइक्वलिटी कंडीशन, बेस कंडीशन, आर्गुमेंट कंडीशन, ये सब चाहिए हमें। इस पे क्वेश्चन देखिए, सोल्व लॉग दिस बेस 4 इज ग्रेटर देन लॉग दिस बेस 4। तो बेस 4 है, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो सेम इनइक्वलिटी, दैट इज इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, सो दिस ग्रेटर देन 5 प्लस एक्स, एंड ये पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0 एंड 5 प्लस एक्स पॉजिटिव हो। अभी इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना सो सिंपल ना, सोल्व करने के बाद ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहां से आगे आपको इसको सोल्व करेंगे तो x इज लेस देन 3/2, कुछ मिस्टेक यहाँ पे आ रहा है ना, 3 इज ग्रेटर देन 2x, x इज लेस देन 3/2, यहाँ पे आएगा लेस हो जाएगा, मिस्टेक यहाँ पे देखिए, ये क्या बन जाएगा, x इज लेस देन 3/2 और यहाँ से x इज ग्रेटर देन -5। 1 2 3 3 इनइक्वलिटीज, जब नंबर ऑफ इनइक्वलिटी 1 से ज़्यादा हो तो सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी, उस केस में सबका कॉमन वैल्यूज हमें लेना होता है, ठीक है। तो देखिए -2/3 से लेस और 3/2 से लेस, इन दोनों का कॉमन वैल्यू -2/3 से लेस हो जाएगा ना, लेस वाले को एक साथ, एंड ग्रेटर देन -5। तो कॉमन वैल्यू बेसिकली अब हम लोग को मिल रहा है, तो अब यहाँ पे आंसर हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, सॉरी इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे x इज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन -2/3, इन दोनों का कॉमन ये आएगा, ठीक है ना। 5 से छोटा और 1 से छोटा तो कॉमन 1 से छोटा, 3/2 से लेस, -2/3 से लेस तो कॉमन -2/3 से लेस। वैसे ये सब चीज़ें सब डिस्कस हो चुका है आपका, आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब इसको इंटरवल में अगर आप लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू -5 to 2/3 ओपन इंटरवल, है ना, ये फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसमें बेस 0.2 है, 1 से छोटा है, बेस ऑलरेडी डिफाइंड है, तो बेस पे कंडीशन में यहाँ पे इम्पोज नहीं किए हैं। जब बेस वेरिएबल होगा तो उसका कंडीशन लेना होगा, लेकिन बेस तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो अलग से इसके लिए इनइक्वलिटी लेने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखिए बेस 1 से छोटा है तो अपोजिट इनइक्वलिटी मीन्स इसका साइन चेंज होगा, सो दिस इज लेस देन 4 - x, राइट, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ बन जाएगा x इज, इधर लाएंगे 2x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन -2 और यहाँ से x इज लेस देन 4, ओके। अब देखिए इन दोनों का कॉमन वैल्यू लेस देन 1 है और लेस देन 4 है, तो कॉमन लेस देन 1 और ग्रेटर देन -2, इट मीन्स बिटवीन -2 से 1, दैट इज x बिलोंग्स टू -2 से 1 ओपन इंटरवल। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। चीज़ें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बेस 4 - x दिया हुआ है, तो बेस वेरिएबल है, तो डायरेक्टली देख करके ये नहीं पता चलेगा कि बेस 1 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 2 डिफरेंट केस की ज़रूरत है। फर्स्ट केस व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस यहाँ पे 4 - x है, सो जब ग्रेटर देन 1 तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज लेस देन 5, देन जब बेस 1 से ग्रेटर है तो सेम इनइक्वलिटी, साइन चेंज नहीं करेगा, दिस इज ग्रेटर देन 5 - x, और आर्गुमेंट कंडीशन तो पता ही है आपको कि आर्गुमेंट दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। इसको सोल्व किए, तीनों को सोल्व किए तो यहाँ पे ऐसा कुछ। अब इसका कॉमन वैल्यू ले लेंगे आप 1 से ग्रेटर और -3 से ग्रेटर, इट मीन्स 1 से ग्रेटर हो जाएगा कॉमन और लेस देन 5,
बट एक्स इज लेस देन 5, जो भी आंसर आएगा इसके अंडर में आएगा, ठीक है, क्योंकि मेन केस हमारा यही है, सॉल्यूशन इसके अंडर में आना चाहिए, एक्स इज लेस देन 5। तो ये इसको सपोर्ट तो कर ही रहा है, तो इन दो, इसका और इसका कॉमन वैल्यूज यही रह जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट सॉल्यूशन है। सेकेंड केस, जब बेस बिटवीन 0 एंड 1 हो, बिटवीन 0 एंड 1, अब इसको आप सोल्व किए तो हमें मिल गया बिटवीन 3 to 4 एक्स का वैल्यूज। अब सॉल्यूशन इस इंटरवल में होना चाहिए। देन बेस जब 1 से लेस है तो अपोजिट इनइक्वालिटी, दिस इज लेस देन 5 माइनस एक्स, इट्स ओके। आर्गुमेंट कंडीशन, आर्गुमेंट को पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको हम लोग सोल्व किए तो एक्स इज लेस देन 1, ऐसा कुछ। इन सब का कॉमन वैल्यू देखिए, 1 से लेस है, 5 से लेस, इट मीन्स 1 से लेस आएगा एंड ग्रेटर देन -3। बट एक्स इज बिटवीन 3 एंड 4। अब बताइए, ये बोल रहा है 1 से छोटा होना चाहिए और ये बोल रहा है 3 से 4, 3 से ग्रेटर, तो दोनों में कॉमन नहीं आएगा, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू 5। तो इस केस के अंडर में सॉल्यूशन नहीं आया। अब दोनों को कंबाइन करने के बाद फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 1 to 5 इन ओपन इंटरवल, यही हम लोग का आंसर आ गया। अब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू जहाँ पर रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, 1 से 5 के बीच में, 1 और 5 को एक्सक्लूड करना है। इस इंटरवल से बाहर कोई पॉइंट लेंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब x इक्वल टू आप 6 रखें तो 4 - 6 -2, बेस ही निगेटिव हो गया ना, नॉट डिफाइंड। पिक्चर क्लियर हो रहा है। तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल जरूर है, इस टाइप्स के कई क्वेश्चंस टीपीपी में दिया हुआ है, तो उसको आप बनाएंगे आप। तो इसके साथ कंसेप्ट लगभग कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में डीपीपी को डिस्कस करेंगे और वो इनइक्वालिटी का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना।